हाँ, सब लोग ज्वाइन हो गए। यस स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? यस, ओके। So student, yesterday we were discussing the legal rules regarding valid acceptance. Okay, so let us revise that within 2 to 5 minutes. Now, what do you mean by acceptance? That is already discussed. And now, what are the legal rules to create valid acceptance? उसके लिए सबसे पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था? You can remember what was the first point? Specific ऑफर का एक्सेप्टेंस केवल वही पर्सन कर सकता है जिसको ऑफर दिया जाए। तो द फर्स्ट लीगल रूल विच वी डिस्कस्ड, लेट अस रिवाइज विद इन 2 minutes, that acceptance can be given only by the person to whom offer is made. Okay, and you know acceptance which is given only by the person to whom offer is made, that means ऑफरी को ये ऑफर स्पेसिफिक ऑफर दिया गया था ऑफरर ने। यानी अगर मैं ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो दिस वाज अ स्पेसिफिक ऑफर, एंड अगर कोई आपको स्पेसिफिक ऑफर देता है तो ओनली यू आर द पर्सन हु आर सपोज टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। ओके, सो बोल्टन वर्सेस जोन्स एंड कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये दो पर्टिकुलर केस स्टडीज में हमने वो पॉइंट डिस्कस किया। ओके, then second point what we discussed was acceptance must be absolute, that means complete in all sense. एक्सेप्टेंस इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। एंड important point, acceptance must be unqualified, it should be unqualified without any condition, conditional acceptance नहीं होना चाहिए। because if offeree puts any condition at the time of acceptance, then we don't say it is acceptance, you know, it is a one type of counter offer। okay, so again that is already discussed। मैं भी वापस डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि सेकेंड टाइम रिवाइज हो रही है, कल भी रिवाइज किया था। द थर्ड पॉइंट regarding valid legal rules regarding valid acceptance is like offer में हमने पढ़ा था offerer must assure that the offer has been communicated to the offeree, ऐसा पढ़ा था हमने कि ऑफर का कम्युनिकेशन ऑफरी को होना चाहिए। तो सेम वे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अगर अराइज करना है तो ऑफरी मस्ट इंश्योर दैट हिज एक्सेप्टेंस हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। बच्चों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अब मैं ऑफरर ऑफरी ये सारे शब्द यूज करने लगा हूं, देखो, बिकॉज आपको पता है सबका मीनिंग क्या है, हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, सो द थर्ड पॉइंट विच वी हैव डिस्कस्ड regarding valid acceptance is the offeree must ensure that the acceptance must be communicated, it must come to the knowledge of the offerer, offerer must understand that his offer has been accepted by the offeree, then only a contract will arise between these two parties which will be enforceable by law। ओके, तो इसके लिए भी कल हमने आपने देखा तो दो अलग अलग केस में हमने डिस्कशन किया है ना, ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। आई होप उसका जो फैक्ट था पूरा समझ में आ गया कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट वाज गिवन, फिर वो गलती से ड्रॉअर में ही रह गया, रेलवे कंपनी के मैनेजर ने उसको आगे कम्युनिकेट नहीं किया सप्लायर को कि आपका हम ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं करके, उसको कम्युनिकेट नहीं हुआ एंड देयरफॉर देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। वी ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे, बहुत ज्यादा वक्त लेकर हमने ये तीनों एग्जांपल को डिस्कस किया था। ओके, तो यू मस्ट रीड दिस एग्जांपल्स अगेन एंड अगेन, तो ये अच्छे से रिवाइज होगा ना, आपको याद रहेगा। ओके, काफी डाउट्स भी कल आ रहे थे। ओके, मैंने कहा था कि इवन वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए याद रखो कि उसमें वेरिएशन नहीं करने का लैंग्वेज में, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए।
एक्सेप्टेंस करते समय मेयर वेरिएशन चलेगा, मेयर वेरिएशन विल बी अलाउड। ओके, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के थीम का मीनिंग चेंज ना करे, आपका जो एक्सेप्टेंस करने का जो इंटेंशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, बट आप बहुत बड़ा वेरिएशन के साथ एक्सेप्टेंस देते हो तो एक्चुअली इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस, सो दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सी लेवल पर। फोर्थ पॉइंट व्हाट वी डिस्कस्ड वाज कि if offerer puts any prescribed mode for acceptance, अगर ऑफरर ऑफर देते समय एक्सेप्टेंस का कोई प्रिस्क्राइब्ड मोड बताता है तो ऑफरी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि while giving the acceptance, that acceptance must be given in prescribed mode. Okay, on the other side I will say कि if prescribed mode is not, means if the mode of acceptance is not prescribed, then offer is free to accept that offer in any mode. ओके, तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो यू मे आस्क डाउट। ओके, फिर टाइम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस करने के एक्चुअली टाइम क्या होनी चाहिए। तो नॉर्मली एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ टाइम लिमिट एज डिसाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट या एज डिसाइडेड इन द ऑफर। एंड अगर ऑफर में कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं दी है तो इट इज ड्यूटी ऑफ द एक्सेप्टर या it is duty of the offeree to accept the offer within reasonable time or before offer lapses. That was discussed yesterday in detail. Okay, again I will repeat what is reasonable time again, not defined by the law. It would depend upon facts and circumstances of each or particular case. Then there was an argument कि whether mere silence is acceptance or not. So what is your answer student? 2 मिनट में टाइप करो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, a mere silence is acceptance or not an acceptance? सुनाई दे रहा हूं तो आप अपना आंसर टाइप कीजिए। कल याद होगा जनरली मैंने कुछ बताया था, फिर मैंने कहा इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कल मैंने बताए। ओके, तो ऐसा बहुत लोगों ने लिखा है नॉट एन एक्सेप्टेंस। तो जनरली इफ वी टॉक जनरली 99% केसेस योर आंसर इज राइट, mere silence is not an acceptance. Okay, it is not treated as an acceptance. ऑफरी का साइलेंट रहना is not treated as an acceptance generally, but I said there can be some exceptional case where silence can be amounted to an acceptance. Okay, इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए थे कि अगर पहले से ये ट्रेडिशन है कि साइलेंस को मेरा एक्सेप्टेंस समझ लेने का, तो आगे भी यही एजम्पशन किया जाएगा। If you are not answering to my offer, I will again assume that you have accepted my offer, because in previous acts, in previous cases also, the same method was applied. So this can be an exceptional case also. So it depends. So it depends. धवल आवाज नहीं आ रहा है? Hello. धवल. हाँ, ठीक है, ओके। तो बच्चों ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो थोड़ा रिवीजन फास्ट में करा रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर हमने फेल्ट हाउस एंड बिंडली का केस डिस्कस किया, फिर वो मैगजीन वाला केस डिस्कस किया, याद करो, जिसको मैंने पूछा भी था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये आपने बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दिया उसका। सो बच्चों नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पॉइंट। ओके, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, लास्ट पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट में एक्चुअली पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं। आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि हाउ द ऑफर इज मेड, याद करो, हाउ द ऑफर इज मेड। अगर उसके हम टाइप्स पढ़े तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफर, वन वाज एक्सप्रेस ऑफर एंड अदर वन वाज इम्प्लाइड ऑफर। याद आया?
तो वैसे ही एक्सेप्टेंस भी आप बोल सकते हो कि जब ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस देता है तो एक्सेप्टेंस भी जनरली दो प्रकार के हो सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, मैं तीसरा भी प्रकार पढ़ाऊंगा, वो स्पेशल एंगल है, बट अभी जनरली मैं बात कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस भी दो प्रकार के होते हैं। आई कैन गिव माई एक्सेप्टेंस expressly. What do you mean by expressly? I am giving my acceptance expressly. Express acceptance, इसका मतलब by using words, either written or spoken. You know that. ओके, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट याद कर लेने का। जब भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट याद आएगा आपको आंसर इमीडिएटली याद आ जाएगा। यस, एवरीवन इज राइटिंग करेक्ट आंसर। यस, इन राइटिंग और स्पीच, Lance, writing and oral or speech. Yes, you are right. Written or spoken. Yes, right. Now, बच्चों सेम वे एक्सेप्टेंस भी दो प्रकार के हैं। एक्सप्रेस एक्सप्रेशन जो अभी मैंने बताया, एंड एक है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, और यू मे यूज द वर्ड एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। तो आपका पॉइंट नंबर 7 में देखो ना क्या है बच्चों। इफ वी आर फेस टू फेस, मान लो हम लोग फेस टू फेस हैं, आप सामने बैठे हो, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने ऑफर को सुना, अंडरस्टैंड किया, एंड इमीडिएटली यू रिस्पॉन्डेड टू माय ऑफर, यानी आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई इश्यू नहीं आया। तो मेरा ऑफर सुनकर आपने इमीडिएटली ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, इसको मैं कहूंगा दिस इज एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। यू हैव accepted my offer expressly. That is what the statement I have to use. But sometimes offer is accepted by conduct also, जिसको हम implied acceptance कहते हैं। बरोबर है, implied acceptance याद करो। ऑक्शन का मैं अगर एग्जांपल लूं, फर्स्ट एग्जांपल इज ऑक्शन। ऑक्शन, ऑक्शन में होता क्या है कि एज अ बिडर, बिडर समझते हो, बोली लगाने वाले, जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स आते कि नहीं ऑक्शन में सामान खरीदने के इंटेंशन से। तो फॉर एग्जांपल मैं भी आया हूं ऑक्शन में, एंड मैंने मेरे तरफ से प्राइस बताया, बोला 10 lakhs। तो दिस इज अ एक्सप्रेस ऑफर आई एम गिविंग। ये मैंने मेरा ऑफर दिया एक्सप्रेसली कि दैट आई एम रेडी टू परचेज दिस प्रोडक्ट एट रुपीज 10 lakhs। एंड व्हाट द ऑक्शनियर डज, अब अगर कोई और बिडिंग नहीं करता है तो व्हाट द ऑक्शनियर डज, याद करो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या करेगा, हैमर 10 lakhs 1 2 3 ऐसा बोलकर वो हैमर को टेबल पर मारेगा। बराबर है, तो उसका ये हैमर टेबल पे मारना is acceptance by conduct. Try to get my point. Is acceptance of my offer by conduct. ये उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया बाय कंडक्ट। हाउ डिड ही एक्सेप्ट माय ऑफर? बाय पुटिंग द हैमर ऑन द टेबल। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। बरोबर है, तो इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। सिग्नल वाला एग्जांपल याद करो, कोई आकर वो ग्लासेस को क्लीन करने लगा एंड मैंने उसको मना भी नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैंने उसको रोका नहीं वो काम करने से, तो इट वाज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस ऑन माय पार्ट। बरोबर है, उसने इम्प्लाइड ऑफर दिया कंडक्ट करके एंड मैंने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कर लिया। आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट? सो बोलने का मतलब, लेट अस रीड नाउ पॉइंट नंबर 7, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, और जिसको हम इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस में यू मे गो फर्दर, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो। यू मे आल्सो यूज quasi contracts टाइप एग्जांपल्स in the same case. Okay, let us read. Section 8 of the Act lays down that performance of condition of proposal, जो भी मैंने ऑफर में मेरा कंडीशन रखा है, अगर उसके हिसाब से आप एक्ट करते हो, परफॉर्मेंस देते हो,
बरोबर है। तो आपके उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को आपका एक्सेप्टेंस समझा जाएगा, acceptance by conduct or implied acceptance. So let us read again section 8 of the act. मैं भी आपका notes पढ़ रहा हूं बच्चों, concentrate. That performance of the condition of proposal or acceptance of any consideration for reciprocal promise which may be offered with proposal constitute an acceptance of the proposal. This section provides that acceptance of the proposal by conduct. Fall of hammer is nothing but conduct. By conduct as against other modes of acceptance, that is verbal or written communication. Other modes against other modes of acceptance. मतलब other than express acceptance. What they are trying to say is verbal और written communication से अगर मैंने acceptance दिया, वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन से अगर मैंने एक्सेप्टेंस दिया, तो आप उसे एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस कहोगे, आप उसे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस नहीं कहोगे. तो दिस इज समथिंग, या आई कैन यूज द वर्ड, इट इज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस अदर देन वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन. आई थिंक दिस विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बच्चों पढ़ते समय थोड़ा टेंशन आता है, बट मुझे लगता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो यू कैन राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स आल्सो. स्टूडेंट, आपको याद होगा तो मैंने बताया भी था व्हाट इज implied contract. तो my first statement was contract which is not express contract. तो same way if I use same statement here, what is implied acceptance? The acceptance which is not express acceptance, which is not express acceptance. Okay, so same way you have to remember this also. So second paragraph, therefore when person performs act intended by the proposer as the consideration for the promise offered by him, the performance of that constitute acceptance. बराबर है. फॉर एग्जाम्पल, ना एक काम करो, ये एग्जाम्पल पढ़ो एंड इस एग्जाम्पल में एग्जैक्टली हुआ क्या है. ट्रेड्समैन मतलब शॉपकीपर. चलो रीड करो. आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. बच्चे एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इज नथिंग बट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. ओके, रीड करो एंड जस्ट यस नो में आंसर दो. हैव यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल? हैव यू? हाँ समझिए, यस आ गया. सभी बच्चे पढ़ेंगे एंड टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल? व्हाट वाज द कंडक्ट बाय ट्रेड्समैन? ट्रेड्समैन ने ऐसा क्या कंडक्ट किया कि जिससे ऑफर देने वाले को पता चल गया कि हैज एक्सेप्टेड द ऑफर? डिलीवरी ऑफ गुड्स. वेरी गुड. गुड्स को डिलीवर करने का ये जो कंडक्ट है, दैट इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. सामने वाले ने ऑफर दिया होगा मोबाइल पे, टेलीफोन पे कि मुझे ये सामान ला के दो, दैट इज एक्सप्रेस ऑफर. एंड शॉपकीपर ने क्या किया, वो सामान उसके घर पे सप्लाई कर दिया. तो गुड सप्लाई करना, दिस इज द कंडक्ट एंड दिस इज अ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द एंगल ऑफ ट्रेड्समैन. So you can say he has accepted this offer by conduct, by delivering the goods to the customer. तो मुझे लग रहा है कि दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल. सी एड्रियन सोल्ड गुड्स की जगह डिलीवरी ऑफ गुड्स, बाय डिलीवरिंग द गुड्स टू द कस्टमर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट is by delivering of goods by tradesmen to the customer. Are you getting this point? Don't use the word sold goods. You have to use the word send goods. पढ़ाई के लिए Okay. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है?
प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ओके, देखो, गुड्स की डिलीवरी देना एंड गुड्स को सेल करना, देयर इज अ डिफरेंस इन द लॉ। लॉ में ये फर्क है बहुत बड़ा। गुड्स को बेचना एंड गुड्स को डिलीवर करना, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, गेट दिस पॉइंट एवरीवन? चलो ठीक है। तो बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड 7 पॉइंट्स। ओके, ज्यादा वक्त लिया हमने, बट वी हैव कंप्लीटेड। सो लास्ट 2-4 लेक्चर से हम क्या पढ़ रहे थे? 2-3 लेक्चर से हम पढ़ रहे थे मीनिंग ऑफ ऑफर, फिर हमने टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ा, फिर लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, देन वी स्टार्टेड एक्सेप्टेंस, मीनिंग पढ़ा एक्सेप्टेंस का, बरोबर है? एंड फिर एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स क्या, 7 पॉइंट्स। तो दिस वाज द डिस्कशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अगर अराइज करना है तो वैलिड ऑफर के साथ साथ वैलिड एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। वैलिड ऑफर है लेकिन एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है तो इट विल नॉट गिव अराइज टू कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड एक्सेप्टेंस है बट ऑफर वैलिड नहीं है, अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो दोनों कॉइन्स के दोनों साइड होने चाहिए एंड वो भी वैलिड होने चाहिए, बराबर है? यानी कॉन्ट्रैक्ट के दो साइड्स होते हैं, जैसे कॉइन में दो साइड्स होते हैं, वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल था, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से पूछा जा सकता है आपको। सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस पॉइंट्स। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, दोनों में आया था, याद करो। हेडलाइंस अगर आप पढ़ रहे हो स्क्रीन पर 1.6 का, तो बच्चों ये पॉइंट दोनों के रूल्स में था, याद करो। इवन ऑफर पढ़ते समय हमने कहा था, देयर वाज वन पॉइंट, the offer must be communicated to the offerer, सॉरी ऑफरी। याद करो, ऑफरर ने अपना ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट करना है, सेम वे ऑफरी मस्ट कम्युनिकेट हिज और हर एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर, बरोबर है? अब पॉइंट ये है कि कम्युनिकेट करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना। तो कम्युनिकेट हुआ कि नहीं, इसका मतलब मेरा दिया हुआ ऑफर आपने अंडरस्टैंड किया एंड फिर अकॉर्डिंगली आपने रिस्पॉन्स दिया। आपका एक्सेप्टेंस आपने मुझे कम्युनिकेट किया एंड मुझे पता चल गया कि यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर। सो ये कम्युनिकेट होना चाहिए, पता चलना चाहिए। सिर्फ ऑफर दे दिया ये काफी नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा कि वो कम्युनिकेट हुआ कि नहीं। मैंने सिर्फ जाकर ऑफर लेटर पोस्ट कर दिया, इसका मतलब मैंने ऑफर दे दिया, उतना ही पे स्टॉप नहीं करने का। ये देखने का कि आपका लेटर ऑफरी के पास पहुंचा कि नहीं, ऐसे पहुंचा ही नहीं, उसने पढ़ा क्या उसको, ये सब भी इंश्योर कर लेने का, बरोबर है? आज आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हो, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना सिर्फ ऑफर नहीं है, जब तक सामने वाला वो व्हाट्सएप मैसेज को रीड नहीं कर लेता। आई थिंक वो भी अभी आपको अभी पता चल जाता है रीड किया कि नहीं रीड किया। तो सामने वाले ने अगर आपका व्हाट्सएप मैसेज रीड कर लिया ओपन करके, तब समझ जाने का कि आपका ऑफर उसको कम्युनिकेट हुआ। देखो, शॉर्टकट में कुछ बता रहा हूं मैं। ओके, सो अभी तो मैं हेडलाइंस पे हूं, अभी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, बट इसको मैं पूरा 1 to 1 वर्ड रीड नहीं करूंगा,
सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उतना ही हम रीड करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. बच्चों कोई डाउट आएगा तो आप इमीडिएटली पूछना. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. वी स्टार्ट विथ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट क्लियर करना. मान लो कि मैं ऑफर देने वाला पर्सन हूं, ऑफरर हूं मैं, गिरीश सर ऑफरर है एंड आप ऑफरी हो. एंड ऑफर एंड ऑफरी दोनों फेस टू फेस है. both the contracting parties, can I use this word now, contracting parties, ऐसी parties one who intend to enter into contract, दोनों अगर फेस टू फेस है तो मुझे ये बताओ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में कोई प्रॉब्लम होगा क्या? In fact, there will be no problem in communication because both the parties are face to face. Both the parties are face to face. आप सामने बैठे हो मेरे एंड मैंने आपको कहा विल यू परचेज माई कार फॉर ₹10,000 एंड आपने कहा यस सर वी एक्सेप्ट योर ऑफर टू बाय द कार फॉर ₹10,000. दैट्स ऑल, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. करेक्ट. इसमें कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं बिकॉज पार्टीज आर फेस टू फेस. एंड फेस टू फेस जब व्यक्ति रहते हैं, दो लोग रहते हैं, तो ऑफर की कम्युनिकेशन इमीडिएटली उसको हो जाती है एंड ऑफरी का एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इमीडिएटली ऑफरर को मिल जाता है. बरोबर है. मैटर खत्म हो गया. यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करने का कोई प्रॉब्लम उठता ही नहीं, अराइज ही नहीं होता है. बरोबर है. लेट अस नाउ यूज द वर्ड रिवोकेशन. टाइप करो जरा रिवोकेशन. अब वर्ड आएगा रिवोकेशन. एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, रिवोकेशन. पहले भी शायद मैंने मीनिंग बताया था. नहीं, रिवोकेशन सी आएगा के की जगह. सावियो, रिवोकेशन. अगर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो सकता है तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर भी हो सकता है. रिवोकेशन मतलब टू टेक बैक, रिवोकेशन मतलब टू कैंसल. आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड रिवोकेशन. बहुत ही फेमस वर्ड है लॉ में. बराबर है. अब बच्चों अगर मुझे, हाँ, मुझे, मैंने अगर आपको फेस टू फेस ऑफर दिया, देखो अभी रिस्पॉन्स देना. आप फेस टू फेस बैठे मेरे, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने मेरा ऑफर इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया. नाउ यू टेल मी, इज देयर एनी स्कोप फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर? इज देयर एनी स्कोप नाउ? मेरा ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं क्या मेरा ऑफर कैंसिल कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता है कैंसिल. कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. आप भी अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल कर सकते हैं क्या? आप अपना एक्सेप्टेंस रिवोकेशन कर सकते हैं क्या, रिवोक कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इंस्टेंटली सब हो गया. मैंने ऑफर दिया, आपने कहा एक्सेप्टेंस दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अब आप में और मेरे में अगर किसी ने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो कोर्ट में केस हो जाएगा. बरोबर है. तो यहां पर बच्चों जब भी दो पार्टीज फेस टू फेस रहेंगे तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इमीडिएटली हो जाता है. बरोबर है. एंड यहाँ रिवोकेशन के लिए कोई जगह नहीं है. यहाँ ऑफरर अगर अपना ऑफर कैंसिल करना चाहे या ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ ही नहीं पार्टीज में. इज दैट ओके? बट बच्चों अभी ध्यान से सुनना नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर दो पार्टीज आर एट डिस्टेंट प्लेस, मैं मुंबई में हूं, आप दिल्ली में हो, एंड मैं ऑफर दे रहा हूं आपको बाय यूजिंग लेटर, पोस्ट लेटर, अपना पोस्ट ऑफिस लेटर. बरोबर है. एंड आप भी एक्सेप्टेंस जो देने वाले हैं वो लेटर से देने वाले हैं. तो यहाँ पर सिंस बोथ द पार्टीज आर नॉट फेस टू फेस,
दे आर एट डिस्टेंट प्लेस, तो यहाँ पर हम कैसे अजम्पशन करेंगे कि मेरा दिया हुआ ऑफर आपको कम्युनिकेट हुआ कि नहीं हुआ, आपका एक्सेप्टेंस मुझे कम्युनिकेट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हो सकता है कि नहीं, बताओ मुझे। गेटिंग दैट? हो सकता है, क्योंकि बोथ द पार्टीज आर एट डिस्टेंट प्लेस। इफ आई पोस्ट माई लेटर इन मुंबई, 10 तारीख को मैंने मुंबई में मेरा लेटर पोस्ट किया ऑफर का, तो इसका मतलब मैंने 10 तारीख को आपको ऑफर दिया एंड आपको कम्युनिकेट हुआ, ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, ऑफर मैंने 10 तारीख को दिया, लेकिन आपको कब कम्युनिकेट होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बरोबर है? तो ऐसे केस में सेम वे, जब हम मोबाइल से, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से जब किसी को ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देते हैं, तो वहां पर कब एजम्पशन करने का कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, क्या एजम्पशन करेंगे, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल अज्यूम, दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चाहे मैं ऑफर एक्सेप्टेंस पोस्ट लेटर के थ्रू दूं, चाहे ऑफर एक्सेप्टेंस टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन के थ्रू दूं, गेटिंग दैट, या इंटरनेट यूज करके दूं बाय सेंडिंग ईमेल, ऐसे सब सिचुएशंस में what will be that particular point of time where we are going to assume, or law is going to assume, that communication of offer has been done और communication of acceptance हो चुका है। फेस टू फेस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब दूर है एंड वी आर यूजिंग सच मोड फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, in that cases actually we have to take the help of law and try to understand कि लॉ के हिसाब से when the communication of offer gets complete or when the communication of acceptance is complete. तो लेट अस डिस्कस स्टोरी जैसा वन बाय वन उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। कोई डाउट? सर आई एम अनेबल टू हियर। अनिकेत, हेलो, बाकी सबको आवाज आ रही है? अनिकेत, अनिकेत को आवाज नहीं आ रही। अच्छा सर, एक स्टूडेंट को आवाज नहीं, तो कुछ टाइप कर, है ना? हाँ ठीक है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट। अब लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल। हाँ बच्चे, एकदम स्टोरी जैसा सुनो। लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल। मैं मुंबई में हूँ, आप दिल्ली में हो, ओके, एट डिस्टेंट प्लेस, मुंबई दिल्ली। मैंने क्या किया, 10 मई को, मई मंथ के 10 तारीख को मैंने आपको ऑफर दिया टू सेल माय हाउस फॉर ₹10 lakhs, एंड वो ऑफर मैंने लेटर के थ्रू आपको पोस्ट कर दिया। 10 मई को सुबह 10 बजे मैंने मेरा ऑफर लेटर पोस्ट कर दिया, ऑफर लेटर पोस्ट कर दिया। सुना सबने? फिर वो लेटर, फिर वो लेटर दिल्ली में आपको 15 मई इवनिंग को, शाम को 4 बजे मिला। ट्राई टू गेट माई एग्जाम्पल, 4 बजे मिला 15 मई को। मैंने 10 मई को आपको ऑफर लेटर पोस्ट किया एंड 15 मई को शाम को 4 बजे आपको लेटर मिला एंड आपने उस लेटर को ओपन करके पढ़ा उसी वक्त। तो बच्चों, इस एग्जाम्पल में मुझे बताओ, सिंस आई हैव गिवन माय ऑफर, since I have given my offer using letter, post letter, can you type your answer? When the communication of offer is assumed to be complete, in this case, when the communication of offer is assumed to be complete,
assume to be complete when the communication of offer is assumed to be complete in my example. मैं फिर वापस चाहिए तो बोलता हूँ 10 मई को 10 मई को सुबह 10 बजे मैंने आपको ऑफर लेटर पोस्ट किया एंड वो ऑफर लेटर दिल्ली में आपको 15 तारीख को शाम को 4 बजे मिला। मिला ही नहीं, आपने उसको ओपन करके पढ़ा। आपने उसे ओपन करके पढ़ा, तो इसका मतलब इस केस में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ? तो आंसर है 15 मई को शाम को 4 बजे। जब आपको मेरे ऑफर के बारे में पता चला, तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज एज्यूम टू बी कंप्लीट। ऑफरर के एंगल से ऑफर की कम्युनिकेशन ऑफरी को हो गई है। आर यू गेटिंग एवरीवन? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जरा सुनना एंड अगेन ट्राई टू गिव मी करेक्ट आंसर। बच्चों आंसर केवल 10-12 स्टूडेंट्स दे रहे हैं, सभी लोग जरा पार्ट लेंगे तो अच्छा रहेगा। आंसर रॉन्ग होने तो चलेगा, राइट करने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ पर। बच्चों नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वापस सुनो, सेम थीम मैं यूज कर रहा हूँ। 10 मई को सुबह 10 बजे मैंने मेरा ऑफर लेटर पोस्ट किया। 5 दिन बाद यानी 15 तारीख को 15 मई को शाम को 4 बजे आपको लेटर मिला, लेकिन आपने लेटर उस वक्त पढ़ा नहीं। आपने 2 दिन और जाने दिया एंड 17 मई को सुबह 9 बजे आपने वो लेटर पढ़ा। आर यू गेटिंग माई केस? 15 तारीख को मिला, लेकिन आपने पढ़ा उसे 17 तारीख को। अब इस एग्जाम्पल में बताओ, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज अज्यूम टू बी कंप्लीट। टाइप करो। When the communication of offer is assumed to be complete. Very good, very good. 17th May को important is not that the letter is received, important is the कि लेटर में लिखा क्या है वो आपको पता चलना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सिर्फ लेटर को मिल जाना इज नॉट द कम्युनिकेशन। उस लेटर के अंदर क्या था उसको पढ़कर अंडरस्टैंड करना, दैट इज व्हाट वी से द ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। वेरी गुड। 17th, आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल बच्चों, केस स्टडी के तौर पर आता है ये, अंडरस्टैंड करो। ऐसे ही मैं आपको और एक प्रश्न पूछता हूं। लेट अस से कि हम मोबाइल के थ्रू मैं ऑफर दे रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों? कोई डाउट टाइप कर रहा है क्या? देखो, आई एम वेटिंग देन। रितेश कुछ टाइप कर रहे हो? अच्छा। सर ऑफरर को कैसे पता चलेगा कि ऑफरी ने कितने दिन बाद ओपन किया लेटर? वो सोचना ऑफरर का काम नहीं है। लॉ क्या कहता है? लॉ के शब्द क्या हैं कि जिस दिन ऑफरी, फिर चाहे वो 2 महीने बाद ही क्यों ना पढ़े, जिस दिन ऑफरी वो लेटर ओपन करके पढ़ेगा, बराबर है। अब मैं रितेश आपको ये भी बता दूं, 17 तारीख को जब उसने लेटर पढ़ा, दैट डजंट मीन कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बेटा मैं कॉन्ट्रैक्ट होने की बात ही नहीं कर रहा हूं। हमारा डिस्कशन क्या है कि व्हेन वी अज्यूम दैट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। यहाँ तो सिर्फ मैंने ऑफर दिया है ना। आप दिल्ली में बैठे हो, 17 तारीख को लेटर पढ़ा आपने, अभी एक्सेप्टेंस कहाँ दिया है मुझे? इसलिए आप कब पढ़ते हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। आर यू गेटिंग दिस रितेश? ऑफरर को पता चलने कोई जरूरत ही नहीं है। ऑफरर को ऑफरर ने अपना काम कर दिया, अपना लेटर पोस्ट कर दिया। अब वो लेटर जिस दिन ऑफरी को मिलेगा एंड ऑफरी उसे पढ़कर अंडरस्टैंड करेगा, लॉ एजम्पशन कर लेगा
कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हैज बीन कंप्लीट। आर यू गेटिंग दिस? रिस्पॉन्स दो जरा रितेश। मैंने क्या बोला, क्लियर हुआ ये? ओके, ठीक है। हाँ तो बच्चों, मैं अभी लेटर पोस्ट वाले एग्जाम्पल से अभी अलग एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ। नाउ यू टेल मी कि आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, मैं आपको मोबाइल पर ऑफर दे रहा हूँ। आप दूर हो, मैं भी दूर हूँ, इसलिए मोबाइल का यूज कर रहे हैं हम लोग। नजदीक होते तो हम सामने सामने डिस्कस नहीं कर लेते। तो ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो कि मैंने आपको टेलीफोन या मोबाइल के जरिए ऑफर दे रहा हूँ। आप मेरा ऑफर सुन रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, लेकिन आपको मालूम है ना, कभी कभी अपना क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्क चला जाता है, आवाज आवाज अपनी जो ब्रेक होने लगती है। मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज क्लियरली आप तक पहुंच नहीं पा रही है, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, बरोबर है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया। अगर वॉइस ब्रेक हो रही है, बरोबर है, आपको मेरा बोला हुआ समझा नहीं, क्यों तो वॉइस ब्रेक हो रही है, तो इसका मतलब जस्ट बिकॉज आपने कुछ तो सुना, गिरीश सर ने कुछ तो बोला, दैट डजंट मीन कि ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड टू यू। यहाँ पर या तो मैं ऑफर देने वाला, या तो आप, दोनों में से कोई एक पार्टी वापस कॉल करके ये कंफर्म करेगी कि क्या ऑफर था। गेटिंग दैट? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब मुझे लग रहा है कि मेरा आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही है, तो मैं क्या करूंगा, आफ्टर हाफ एन आवर मैं आपको फिर कॉल करूंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि मैंने फर्स्ट टाइम जब आपको कॉल किया तो उस वक्त आवाज ब्रेक हो रही थी, तो शायद आपने मेरा ऑफर सुना ना हो, या सुना हो तो समझा ना हो। तो ऐसा जब होता है ना, जब व्हेन वी यूज टेलीफोन मोबाइल, at that time it is very important to make sure that whatever you are speaking on telephone or mobile, that has been properly communicated to the offeree। ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है बच्चों। ओके, आपको यहाँ डाउट्स आएंगे मुझे मालूम है। एंड सेम वे इज यूजिंग ईमेल और इंटरनेट। कभी कभी मैं ईमेल भेजता हूँ आपको, लेकिन बहुत लोग की आदत होती है महीना महीना भर ईमेल बॉक्स चेक ही नहीं करते। अब जब तक आप ईमेल बॉक्स चेक नहीं करोगे, ईमेल ओपन करके पढ़ोगे नहीं, तब तक मेरा ऑफर का कम्युनिकेशन हुआ ऐसा मैं अजम्पशन तो नहीं करूंगा, एंड लॉ भी नहीं अजम्पशन करेगा। जिस दिन मेरा ईमेल आप ओपन करके पढ़ेंगे, बरोबर है, तो उसके बाद ही आप रिस्पॉन्स देंगे वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। सो बोलने का मतलब क्या है बच्चों, लॉ ने ये स्टेटमेंट क्यों बनाया है, अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो वो जानते हैं कि हर बार कॉन्ट्रैक्ट फेस टू फेस नहीं हो सकता है कभी लोग ऑफर लेटर के थ्रू दें, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, टेलीफोन के द्वारा दें, ईमेल के जरिए दें, व्हाट्सएप के जरिए दें। तो ऐसे जब केसेस आएंगे, तो एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड अज्यूम दैट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हैज बीन कंप्लीट। लॉ के एंगल से ऑफर की कम्युनिकेशन कब हुई, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको फिलहाल जो नोट्स दिख रहा है, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ सब है उसके अंदर, अलग कुछ नहीं है, बरोबर है? सिर्फ मैं जो पढ़ूंगा इंपॉर्टेंट उतना ही सिर्फ अंडरस्टैंड करना, ठीक है? सो अब जरा आप अपने नोट्स पर ध्यान से देखना, क्या लिखा है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, उसके जस्ट पहले एक लाइन लिखा है। ओके, अगर आपके पास सीए इंस्टीट्यूट का बुक है तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना।
ओके क्या लिखा है देखो, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गिव्स lot of importance to time. Exactly at what point of time law will assume that communication of acceptance and communication of offer is complete? That time factor is very important. Importance to time element in deciding when the offer and acceptance is complete. एंड अब बच्चों जो मैंने लेटर का एग्जाम्पल दिया था, देखो आपको लेटर वाला एग्जाम्पल, हाँ वही आपके इंस्टीट्यूट के बुक में है, देखो पढ़ो क्या लिखा है. इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. See the sentence. When we say the communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. ये नहीं लिखा है when the person offeree receives the letter. वो नहीं लिखा है. क्या लिखा है? when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. यानी आप मेरा लेटर जिस वक्त पढ़ोगे उसी वक्त यू विल कम टू द नॉलेज कि व्हाट ऑफर आई हैव गिवन. And that point, particular point of time, law will assume that communication of offer has been done. Okay, so this can be explained by an example. And I think मैं जो example दिया था आपको लेटर वाला, I think almost वही है. देखो, where A makes proposal. Proposal मतलब